हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक थियरी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें बोर्ड्स एटॉमिक थियरी देखी थी, उसके ड्रॉबैक्स भी देखे थे, साथ में डिस्कस किया था एटॉमिक कोलिजन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन एमिशन ऑफ फोटॉन्स, और साथ में हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरेज क्या होती हैं, अगला टॉपिक है हमारी मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट का। डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज क्या होती हैं, मतलब किसने देखा था, ये सारे चीजों के बारे में देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज देखेंगे, कुलिज ट्यूब से इनका फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, कैसे प्रोड्यूस कराई जा सकती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज और एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज डिस्कस करेंगे। तो आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सरेज क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा पहले जो डाटा हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में बात कर देते हैं। ईएम स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होगा, अभी भूले नहीं होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करने का तरीका भी बताया था, जी एक्स यू वी आई एम आर। आई होप कि याद होगा आप लोगों को, जी एक्स यू वी आई एम आर से याद रख सकते हैं इसे। यहां पर ये होती थी गामा रेज, ये होती थी एक्स रेज जिनके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ये होती थी अल्ट्रावायलेट, और ये होती थी विजिबल, ये इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और देन आती हैं रेडियो वेव। थोड़ा थोड़ा पता होगा क्या होता था। तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है पूरा, जाकर के देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक, अब आओ देखो यहां पर हम क्या देखने वाले हैं। याद होगा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाती है, और लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो E इज इक्वल टू HF लिखा जाता है फोटोन की एनर्जी। तो यहां पर क्या होगा, इंप्लाइज दैट एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर, बिल्कुल सही है। तो पेनिट्रेशन पावर भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पेनिट्रेशन पावर भी डिक्रीज होती है। तो देखो एक ही स्पेक्ट्रम में इतने सारे ऑर्डर हैं, ये लैम्डा का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ ऑर्डर है, एनर्जी का घटता हुआ ऑर्डर है, पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो भी कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की होती है, उसके बाद आती है हमारे चैप्टर की रेज जिनको कहते हैं हम एक्स रेज। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग होता है, जिसमें अगर वेवलेंथ का ऑर्डर देखा जाए तो 0.1 से लगा करके 100 एंगस्ट्रॉम, तो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है इनकी वेवलेंथ। कहीं कहीं पर 0.01 एंगस्ट्रॉम से भी लिख देते हैं 100 तक, तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, तो अमूमन मान के चल सकते हैं 0.1 से लगा करके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में इनकी वेवलेंथ लाई करेगी। ठीक, तो ये क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया देखो, यहां इंट्रोडक्शन में लिखा है, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत छोटी सी वेवलेंथ होती है इनकी, और वेवलेंथ बहुत छोटी होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एंड हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, देखो लिखा, विच आर एमिटेड, ये एमिट होती हैं फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज स्ट्राइक अ टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक मास। कैथोड रेज की अगर बात करें तो कैथोड रेज हैं, या फिर फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी काफी ज्यादा होती है, किलो वोल्ट में होती है एनर्जी, मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी अगर होती है, इन दैट केस क्या होते हैं, जब वो मेटल को हिट करते हैं, कोई हाई एटॉमिक मास की मेटल को हिट करते हैं, तो वहां से क्या होता है, फोटोन निकलते हैं। वो फोटोन क्या होते हैं, वो फोटोन जो निकलते हैं वो एक्स रेज के फोटोन होते हैं। ठीक, दीज रेज आर इनविजिबल टू आई, आई हमारी देख नहीं सकती, हम जानते हैं विजिबल वाली ही देख सकती है हमारी आई।
दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर लागू होती सब होता है यहां पर। हैव स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती हैं। ये जनरल डाटा है जो पहले से पता है। तो एक्स रेस यहां से ये वाला पार्ट हमें पूरा पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, क्या होती हैं उनका प्रॉपर्टी। अगर छोटी छोटी की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, रेडिएशन होता है, साथ में 0.1 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में इनकी वेवलेंथ लाई करती है। वेवलेंथ इनकी कम होती है तो एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। इसीलिए इनका यूज हम लोगों को, जो हड्डियां होती शरीर के अंदर वो कहीं फ्रैक्चर हो जाती तो उसको देखने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं। आओ देखते हैं इनके बारे में और कुछ पॉइंट्स। एक छोटा सा इफेक्ट है जिसको बोला जाता है ब्राम-स्ट्रांगल इफेक्ट। क्या कहता है ये, इसका मतलब पहले समझो। ये एक जर्मन वर्ड है, ये क्या है, एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। इस जर्मन वर्ड का मतलब क्या है, तो यहां पर इतने का मतलब होता है, ये लिख देते हैं ब्राम-स्ट्रांगल इफेक्ट, ठीक है। इसमें यहां से यहां इसको बोला जाता है और इधर वाले को बोला जाता है रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है। इधर वाले को बोला जाता है टू ब्रेक, या फिर बोल सकते हैं आप टू स्टॉप, रोकना। ब्रेक मतलब वो तोड़ने वाला ब्रेक नहीं, रोकने वाला ब्रेक, रेडिएशन। अब ये कहता है क्या इफेक्ट, तो बहुत सिंपल इफेक्ट है। ये कहता है कि जब बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल टारगेट की तरफ फेंका जाता है या किसी मेटल की तरफ फेंका जाता है, तो क्या करता है, जो मेटल टारगेट का न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करता है। फिर से एक रिपीट करते हैं। ये कहते हैं कि मान लीजिए कि आपने कोई इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी और उसको किसी मेटल की तरफ फेंका, बम्बार्ड किया, मेटल की तरफ बम्बार्डमेंट किया उसका, तो क्या होता है, जो टारगेट मेटल होती है जिसकी तरफ हम फेंकते हैं उसे, उसका न्यूक्लियस क्या करता है, उसे रिटार्ड करता है। रिटार्ड करेगा, ऑब्वियस उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हुई, तो कुछ लॉस एनर्जी का हुआ ना। वो एनर्जी का जो लॉस होता है वो कहीं और नहीं जाता, वो जाता है काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है। एक बार पूरा स्टेट कर देते हैं। वो लॉस ये बताता है कि वहां से क्या हुआ, उस न्यूक्लियस ने या कह सकते हो उस एटम ने कोई ना कोई ट्रांजिशन किया जिसकी वजह से कुछ फोटोन निकले, और वो फोटोन जब निकलेंगे तो उनकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी डिसाइड करती है कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा वाला हिस्सा ही निकल रहा है। तो जनरली क्या करते हैं, जो भी भेजे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी जो लिखी जाती किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती तो अच्छी खासी उनकी एनर्जी होती है, जिससे जो वेवलेंथ बनता है वो कम बनता है। और वेवलेंथ अगर कम बनता है तो वो किस ऑर्डर में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्स रेज को एमिट कर रहा होगा। आओ एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है। States that, ये प्रिंसिपल बताता है, highly energetic electrons are bombarded on a target metal, then nucleus of target metal retards the motion of an electron and any loss of kinetic energy emit photon। जो भी लॉस होता है एनर्जी का वो फोटोन एमिट करता है। मतलब क्या है, देखो समझो ऐसे। मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि यहां पर ये टारगेट मेटल का न्यूक्लियस है, ये ऐसा। आपने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाया इसके ऊपर, और ये इधर की तरफ गया और थोड़ा सा इसने अपनी डायरेक्शन बदल ली, क्योंकि ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये ऐसा हुआ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके बाहर वाले में कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। 3 हो गए, 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इसके बाहर भी होता है तो उसमें भी लिखना चाहो तो लिख दो। क्या बन रहा है ये, इसमें भी लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा भरा नहीं है, बस इतना मान लो, बस इतना है, ठीक है। पूरा फिल्ड नहीं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं, पार्शियली फिल्ड है। इस वाले को लिख देते हैं पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन ये हाईली एनर्जी रखता है, हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जी रखता हुआ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसकी एनर्जी किस में लिखी जाएगी, तो इसकी एनर्जी लिखी जाती किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल की तरफ टारगेट किया जाता है तो न्यूक्लियस जो होता है टारगेट मेटल का, वो इस इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करता है, मतलब रोकता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा तो कुछ लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। जो काइनेटिक एनर्जी का वो फोटोन में
एमिट होता है फोटोन के फॉर्म में, वो एमिट होता है, जिससे ये पता लगता है कि किस ऑर्डर के फोटोन निकल रहे हैं। तो जनरली हमें करना क्या होता है, फॉर एक्स रेज, अगर हम एक्स रेज की बात करें तो एक्स रेज क्या बताती हैं हमें, एक्स रेज हमें ये बताती हैं कि इनकी जो एनर्जी, पहले लैम्डा लिख लो, 0.1 एंगस्ट्रॉम से लगाकर के 100 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो अगर इनकी एनर्जी का जो ऑर्डर है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, तो इसमें जो लॉस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, वो भी कुछ 2-4% होगा, तो वो भी किस में होने वाला है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। और अगर ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखी जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर लिखेंगे आप तो बोलेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन जो लिखी जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, तो या फिर लैम्डा ऐसे लिख लो, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में अगर लिखना हो तो हम यहां पर लिखेंगे एनर्जी, और ये उल्टा लिख गया है, ये ऐसे लिख लो 12,400, और डिवाइडेड बाय में यहां पर क्या लिखा जाएगा, एनर्जी किस में लिखी जाएगी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर यहां पर एनर्जी लिखेंगे आप, ये ऐसे समझ लिया, ऐसे लिख दीजिए, बस डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, एनर्जी ऐसे लिखिए, ये ऐसा। अब समझना, बाद में देखते हैं क्या बनेगा। यहां से देखना, ये ई है, ई क्या है, तो ई किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा गया, तो यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यहां किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जब किलो वाला है ऊपर जाएगा तो पावर 3 होगी ना, माइनस की पावर 3 होगी, और इनकी एनर्जी पहले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी है, तो यहां पर 12,400 या फिर आप 12,375 जैसा यूज करना चाहे, हम लोगों ने प्रीवियस पहले बात की है जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो इसमें देखो, इनकी जो एनर्जी लिखी जाती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, जो लॉस होगा, तो जो फोटोन निकलेगा वो भी तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन होगा। तो ऐसे समझो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा, क्योंकि hc बाई लैम्डा होता है। तो एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हुई तो वेवलेंथ ऑब्वियस से कम हो जाएगी, और वेवलेंथ कम हो जाएगी तो यहां से जो वेवलेंथ निकलती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 100 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की निकलती है, जिनको हम बोलते हैं कि जो फोटॉन होंगे वो एक्स रेस के होंगे। ठीक है, तो ये इफेक्ट कुछ खास नहीं, सिर्फ हमें इतना बताता है कि जब भी कभी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी मेटल टारगेट की तरफ या किसी टारगेट मेटल की तरफ फेंके जाते हैं तो वो रिटार्ड होते हैं, और जो भी लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का वो फोटोन निकलता है। लॉस जो होता है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, तो यहां से जो लैम्डा आता है वो एंगस्ट्रॉम में आता है, मतलब बहुत कम निकल के आता है, एंगस्ट्रॉम में भी बहुत कम निकल के आता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि यहां से जो निकलने वाले फोटोन होंगे वो किस रेंज में लाई कर रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक्स रेज वाले में लाई करेंगे। ठीक, आओ देखते हैं कि ये प्रोड्यूस कैसे करवाई जाती हैं। तो यहां पर फिगर एक पहले से बना है, एक बना देते हैं, जिससे आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे होता है। सारी चीजों को एक एक करके समझना। इसको बनाते हैं ऐसे, या इधर आओ बात कर लेते हैं, इसी में बात कर लो, या इधर बात करते हैं, नया बना के बात करेंगे। इधर आओ, इधर बना दो फटाफट। ये हो गया, ये हो गया। कहीं सर्कुलर बनाया जाता है, कहीं पर जैसा इधर बना है इस तरह का भी बना सकते हैं, इस तरह का भी बना सकते हैं। ठीक है, अब समझिए क्या है। अब इसमें यहां पर कुछ रुको बताते हैं। यहां पर एक फिलामेंट लगा होता है, ये फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल है अक्रॉस फिलामेंट। ठीक, ये फिलामेंट लगा है, फिलामेंट के ठीक पास में एक यहां पर मेटल रखी जाती है, मेटल की प्लेट रखी जाती है। यहां पर ये कह सकते हैं मेटल है, मेटल प्लेट। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेटल है, उसके साथ में यहां पर कॉलीमेटर लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की बीम बनाएगा, सामने की तरफ भेजेगा, और उसके बाद में इधर सामने की तरफ क्या होता है, देखो सामने की तरफ कुछ ऐसा होता है।
इसको ऐसा बनाओ, इसको ऐसा बनाओ, ठीक। ये कुछ ऐसा होता है सामने की तरफ। ये टारगेट मेटल है, ये है टारगेट मेटल। टारगेट मेटल, ये टारगेट मेटल कौन सी होती है? या तो टंगस्टन हो सकती है, टंगस्टन हो सकती है, या फिर मॉलिबेडनम हो सकती है। टंगस्टन या मॉलिबेडनम। ये ऐसा क्यों होता है? तो याद लिख लेना, फॉर हाई एमपी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, पूरा लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो इसका, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये टारगेट मेटल हो गई। अब टारगेट मेटल को किया क्या जाता है, इस वाले को, इस मेटल प्लेट को यहां एक पोटेंशियल दिया जाता है, इधर एक पोटेंशियल दिया जाता है, ठीक है। ये इधर एक पोटेंशियल दे दिया हमने, ठीक है, ये पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल जब इधर दिया गया, तो देखो ये पोटेंशियल अलग है जो फिलामेंट का है। तो क्या होगा, जब हम किसी फिलामेंट में करंट फ्लो करवाते हैं तो वो हीट होता है। सामने मेटल रखी है, तो ये बोल सकते हो ना, सामने रखी मेटल, ये हीट होगा, तो बताओ थर्मोआयनिक एमिशन होगा? बिल्कुल होगा। ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद यहां से फोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे इधर सामने मेटल की तरफ, ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन सामने मेटल की तरफ चलेंगे। और अभी हमने इफेक्ट पढ़ा कि जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी मेटल टारगेट की तरफ जाते हैं तो वो उन्हें क्या करता है, रिटार्ड करता है। बिल्कुल सही। अगर हम यहां से जो एनर्जी भेजते हैं, ये जो वोल्टेज होता है ना, ये किलो वोल्ट के ऑर्डर का होता है, ध्यान रखना। हम जानबूझ के बनाना चाहते हैं कि जो यहां पर प्रोडक्शन हो वो एक्स रेज बने। ये कूलिस्ट ट्यूब है, यहां पर देखो ये बात की गई है, ये कूलिस्ट ट्यूब बनाई गई यहां पर, ठीक है। यहां पर देखो लिखा भी था कि फॉर्मेशन हमें पढ़ना है, कूलिस्ट ट्यूब के बारे में बात करनी है, तो कूलिस्ट ट्यूब में हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। अब ये हो गया, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, ये किलो वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने वाले, यहां पर फिलामेंट है। ये हो गया हमारे पास V एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जिसको हम VA लिखने वाले हैं। इसको अगर हम 0 बोल देते हैं तो इधर जो बनेगा वो प्लस का कितना लिखा जा सकता है, तो ऑब्वियस है इधर का लिखा जा सकता है प्लस में VA, ठीक है। तो इधर का हो गया 0, इधर का हो गया प्लस VA, दोनों हो गए। अब ध्यान से सुनना ये है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इनिशियली, कुछ चीजें हैं जो सुनते जाना है, इनिशियली इनकी जो KE है वो अप्रॉक्स 0 है। जो इनिशियली जब यहां से निकलेंगे ना, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। तो 0 है तो क्या मतलब वो उधर जाएंगे नहीं? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमने यहां से एक्सेलरेट करवाया। तो जब एक्सेलरेट करवाओगे तो यहां पर अगर एनर्जी 0 थी, यहां पर पहुंचेंगे तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट हुए, तो इसकी वजह से इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी जिसको लिखा क्या जा सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं E, और यहां पर VA लिखा जा सकता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बढ़िया। अब इतनी काइनेटिक एनर्जी लेकर के मेटल की तरफ बढ़ेंगे, और मेटल को जैसे हिट करेंगे तो क्या होगा, मेटल को जैसे हिट करेंगे उस केस में क्या होगा, ये न्यूक्लियस, जो टारगेट मेटल का न्यूक्लियस होगा, इन्हें रिटार्ड करेगा, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। और काइनेटिक एनर्जी में जब लॉस होगा तो ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा वो उसका कुछ पोर्शन ही तो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का, और ये हम लोगों ने लिया है किलोवोल्ट में। किलोवोल्ट में तो जो लॉस आएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो किसमें होगा, वो भी तो निकल के आएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बिल्कुल ठीक है, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा, तो यहां से जो वेवलेंथ आएगी, तो वेवलेंथ आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी, वेवलेंथ भी आ जाएगी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की, ठीक है। एक बात और, इधर का पोर्शन तो लगा सकते हैं आप टंगस्टन मॉलिबेडनम का, एक हाईली मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इधर लगा सकते हैं आप, जनरली कॉपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए ध्यान से, अब यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे ये लगातार इन्हें हिट करते रहेंगे तो ये भी गर्म होता रहेगा लगातार। तो ये जब गर्म होता रहेगा तो यहां पर क्या किया जाता है, एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। इसको भी थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देते हैं। वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है,
ये कॉम्बिनेशन इसमें भेजा जाता है ठंडा पानी, और वापस से जब ये इसे ठंडा करके लौटता है तो इधर ऐसा, तो यहां पर लिख सकते हो कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, और उधर होता है हॉट वाटर, बाहर जब निकलता है तो ये हॉट वाटर होता है, हॉट वाटर। ठीक है, अब क्या हुआ, वो क्या लगातार उसे ठंडा करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनना ध्यान से, ये है कि प्रोडक्शन तो होगा, प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, यहां से फोटोन निकलेंगे, यहां से फोटोन निकलेंगे, इधर यहां से फोटोन निकलेंगे, यहां से फोटोन निकलेंगे। जो ये फोटोन होंगे, ये फोटोन जो होंगे वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रखेंगे कि स्ट्रॉम में लैम्डा रखेंगे वो भी कम रखेंगे, तो यहां पर ये बोल सकते हैं ये क्या हो जाएंगी, एक्स रेज हो जाएंगी। तो इस तरह से इनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। बात करें रोंजन, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो डिस्कवरी भी पढ़ा था ना, तो डिस्कवरी रोंजन ने किया था। उन्होंने देखा था, एक कूलिश ट्यूब लिया उन्होंने, एक तरफ फिलामेंट लगाया, फिलामेंट का पोटेंशियल लगाया जिसकी वजह से गर्म होगा, सामने मेटल रखा, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और इनके बीच में पोटेंशियल लगाया जो कि किलो वोल्ट का था, जिससे जो एनर्जी इनकी निकले वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो एनर्जी, और एनर्जी अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी तो लॉस भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्योंकि सम फ्रैक्शन होगा, तो छोटा सा फ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से यहां पर जो लैम्डा निकल के आएगा वो काफी कम होगा, जिससे हम बता सकते कि यहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्स रेज का प्रोडक्शन हो रहा है। ये पूरा सिंपल सेटअप होता है। इस तरह से भी बनाया जा सकता है, इस इफेक्ट का ही यूज यहां पर किया गया है। इसका कनेक्शन कर देना, इधर से कहीं से भी कर सकते हो, इधर से कर देना, इसको यहां से हटा देना, इसका कनेक्शन उधर से कर देना, क्योंकि बीच में वाटर है। ठीक, उसी हिसाब से बनाया जाता है, इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल सेटअप जिससे हम एक्स रेज बना सकते हैं। अब इनको कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ एक्स रेज और क्वांटिटी ऑफ एक्स रेज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करनी, साथ में यहां पर लिखना होगा, तो इसको लिख देना। ये ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल शेप की यहां पर ग्लास है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल शेप, ठीक है, ग्लास की होती है, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन के सोर्स की, ये कह सकते हो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, सोर्स ऑफ एक्स रेज, सोर्स ऑफ एक्स रेज, यहीं से तो एक्स रेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सोर्स ऑफ एक्स रेज हो गई। ठीक, ये सिंपल सेटअप है। यहां पर भी वही सेम बना है, यहां पर ये पहले गर्म होगा, उसके बाद में यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से, और सामने की मेटल की तरफ हिट करेंगे। जैसे सामने की मेटल को हिट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहां का पोटेंशियल अलग है, यहां का पोटेंशियल अलग है। ये पोटेंशियल है जो इस फिलामेंट को गर्म करेगा, और ये जो पोटेंशियल लगाया गया है वो पोटेंशियल है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसे याद रखना आप, पोटेंशियल है। अब क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए आइए छोटा सा एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें वोल्टेज दिया गया, किलो वोल्ट में वोल्टेज दिया गया, तो मान लीजिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना दिया गया है, 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, जो लॉस हुआ है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं ये है 1000, ठीक है, वोल्ट, मतलब 50%, तो 50% का मतलब 1000 हो गया। अगर लॉस इतना है तो लॉस जो भी होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, फोटोन में। तो यहां से लिख सकते हैं जो एनर्जी लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, 12400 डिवाइडेड बाई में, यहां पर लैम्डा हम लिख रहेंगे स्ट्रॉम में, तो यहां पर एनर्जी लिखोगे तो एनर्जी हो जाएगी E इंटू वी, तो ये हो जाएगा 1000 E इंटू में V हो जाएगा, E और V हो जाएगा यहां पर एंगस्ट्रॉम में। ठीक,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ईवी से ईवी तो कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा 12.4 एंगस्ट्रॉम। अब यहां से देख के बताइए ये किस ऑर्डर में लैम्डा लाई करता है, तो क्या ये 0.1 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई नहीं करता? बिल्कुल करता है, क्योंकि देखो 12.5 के करीब लिखा है। तो जब भी कभी हमें एक्सरेज को प्रोड्यूस करना हो तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू को काफी ज्यादा रखना होता है, वो होंगी किलो वोल्ट के ऑर्डर में। अगर ऐसा होता है तो जो फोटोन निकलेंगे वो एक्सरेज बनाएंगे, ठीक है, सोर्स ऑफ एक्सरेज। ठीक, इसके बारे में आओ, यहां पर प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उनको अभी हम फिगर में वापस जाके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहां से पढ़ो। नेचर ऑफ इमिटेड एक्सरेज डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द फिलामेंट। करंट इन द फिलामेंट का मतलब क्या होता है, यहां हम बताते हैं आपको। करंट इन द फिलामेंट, देखो करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसमें पर सेकेंड हीट लॉस की वैल्यू देखो I²RT, यही तो होता है हीट लॉस का फार्मूला। कुछ रेजिस्टेंस होगा इस फिलामेंट का तो उसमें ये लॉस होगा। तो करंट की वैल्यू जैसे आप बढ़ाएंगे इसके अंदर लॉस बढ़ेंगे, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो सामने मेटल को भी ये ज्यादा गर्म करना शुरू कर देगा। मेटल को ज्यादा गर्म करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और अगर आपने इसको चेंज नहीं किया है तो सेम काइनेटिक एनर्जी के फोटोन सामने की तरफ जाएंगे, बट नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड अगर बढ़ेंगे तो सामने जो टारगेट मेटल है उससे टकराने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो वहां से निकलने वाले जो फोटोन निकलेंगे मतलब एक्स रेज जो बनेंगी उनके भी नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये बता सकते हैं इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस्ड इसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब ये बढ़ता है तो ये बोला जाता है इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्स रेज। तो नंबर ऑफ एक्स रेज कैसे बढ़ेंगी, अगर आप फिलामेंट का वोल्टेज बढ़ा दीजिए तो फिलामेंट का वोल्टेज जैसे बढ़ेगा, तो ये आप बता सकते हैं ना, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, VF की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे फिलामेंट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, लॉस बढ़ेगा तो सामने मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे। सामने टारगेट मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं, सामने टारगेट मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनके नंबर बढ़ेंगे, तो वहां से निकलने वाले फोटोन बढ़ जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ एक्स रेज इंक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ एक्स रेज भी बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा, चलो पहले पॉइंट को देख लिया और समझ भी लिया। कह रहे हैं द वोल्टेज बिटवीन द फिलामेंट एंड द एनोड। ठीक है, कह रहे हैं कि वोल्टेज जो फिलामेंट और एनोड के बीच में होता है उसके बीच में डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, फिलामेंट का वोल्टेज बढ़ाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, एक्स रेज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो क्वांटिटी को कौन चेंज करेगा, VF, फिलामेंट वोल्टेज। बहुत अच्छा। फिर कह रहे हैं एन इंक्रीज इन द फिलामेंट करंट। ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ, वही जो अभी समझा वही लिखा है, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट एमिट्स, लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इंटेंस बीम ऑफ एक्स रेज इज प्रोड्यूस्ड। इंटेंस बीम प्रोड्यूस होगी मतलब इंटेंसिटी हाई। दिस वे वी कैन कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ एक्स रेज, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज, मतलब कितनी नंबर ऑफ एक्स रेज हमें गिरानी, वो अगर कम ज्यादा करना है तो हमें फिलामेंट वोल्टेज के साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आओ। अगला है इन इंक्रीज इन द वोल्टेज ऑफ द ट्यूब इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कह रहे हैं कि इंक्रीज इन द वोल्टेज अगर इंक्रीज किया जाएगा, किस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की। तो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। व्हेन सच हाईली एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप्ड बाय द टारगेट, an energetic beam of X-rays is produced. This way we can control the quality of X-rays, that is penetration power of X-rays. ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहां से जो निकल करके यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इनको बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करवा दें। अगर बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे इन दैट केस क्या होगा, यहां पर जब ये जाएंगे तो उसमें लॉस भी बहुत अच्छा खासा होगा, और लॉस अच्छा खासा होगा इसका मतलब एनर्जी अच्छी खासी आएगी, तो लैम्डा बहुत कम बनेगा, तो पेनिट्रेशन पावर हाई रखने वाली एक्स रेज बनेंगी। तो ये याद रखना, क्वालिटी ऑफ एक्स रेज को कौन कंट्रोल करेगा, ये। तो यहां पर लिख लेना क्वालिटी, और ये किसको कंट्रोल करता है, तो ये करता है क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे आओ पढ़ लो। आगे कह रहे हैं बेस्ड ऑन द पेनिट्रेटिंग पावर एक्स रेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहली होती है हार्ड रेज
दूसरी होती हैं सॉफ्ट एक्सरेज या हार्ड एक्सरेज, ठीक है। द वंस हैविंग हाई एनर्जी, एनर्जी जिनके पास हाई हो, एनर्जी हाई होगी तो पेनिट्रेशन पावर हाई होगी, उनको हम हार्ड एक्सरेज बोलेंगे, ठीक है। एंड देन द लो एनर्जी एंड लो पेनिट्रेशन पावर, उनको सॉफ्ट एक्सरेज बोला जाएगा। इन जनरल जो बोला जाता है सॉफ्ट एक्सरेज का मतलब होता है कि ऐसा समझो, एनर्जी जो होती है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन्होंने कहा है हाई पेनिट्रेशन पावर, तो हाई एनर्जी हाई पेनिट्रेशन पावर होगा, इसका मतलब लैम्डा इनका कम होगा, तो ये बोल सकते हैं आप 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा, ठीक है। सॉफ्ट एक्सरेज का मतलब है कम एनर्जी, मतलब ज्यादा लैम्डा मतलब 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा, तो वहां पर बोल सकते हैं आप 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में है तो उनको हम हार्ड एक्सरेज कहेंगे। यहां पर अगर 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा की अगर वेवलेंथ रखने वाली एक्सरेज है तो उनको सॉफ्ट एक्सरेज कहा जाएगा, जिनकी पेनिट्रेशन पावर कम होगी। ये सारे पॉइंट्स हो गए। आओ आगे प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कुछ, क्योंकि आज की इंट्रोडक्शन की क्लास है तो इसमें सारी चीजों को नहीं करेंगे हम। दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग एक्सरेज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गामा के ठीक बाद इनका नंबर होता है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। एंड पास थ्रू सेवरल मटेरियल्स व्हिच आर ओपेक टू ऑर्डिनरी लाइट, जो ऑर्डिनरी लाइट में हमें चीजें नहीं दिखती है उनको भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, जिस गैस से इनको पास किया जाएगा उसे ये आयोनाइज कर देंगी। ऑब्वियस सी बात है, आयोनाइज कर देंगी, इसीलिए यहां पर क्या हुआ, हाई मेल्टिंग पॉइंट की मेटल रखी गई, क्योंकि अगर कम मेल्टिंग पॉइंट की मेटल रखोगे लगातार इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाते रहेंगे और यहां से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता रहेगा, तो एक टाइम आएगा मेल्ट होकर खराब हो जाएगी, मतलब मेल्ट होकर पूरा ही सेटअप खराब हो जाएगा, तो वहां से प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आगे आओ, यहां पर कह रहे हैं कि ये गैस को आयनाइज कर देती थ्रू विच दे पास, व्हाइल पासिंग थ्रू द गैस दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेवरल ऑफ द न्यूट्रल एटम। नॉकआउट का मतलब होता है टू पुल, बाहर की तरफ खींच लेती हैं इलेक्ट्रॉन को, जिससे वो आयनाइज हो जाती है, लीविंग दीज एटम्स पॉजिटिव चार्ज, जिससे कि क्या होते हैं, जो एटम होते हैं गैस के वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, दे कॉज फ्लोरेसेंस इन सेवरल मटेरियल, सेवरल मटेरियल के अंदर इनमें फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ए प्लेट कोटेड विद बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, ठीक है, एक प्लेट जिसको हम बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड से कोट किए हो, जिंक सल्फाइड जितने भी होती हैं ये सब के सब फ्लोरेसेंस होती हैं। याद होगा जब हम लोगों ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो जिंक सल्फाइड की सर्कुलर स्क्रीन लगाई गई थी। फ्लोरेसेंस का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जाकर के अगर कोई रेज टकराएंगी, कोई फोटोन गिरेगा इसके ऊपर तो वहां पर स्पॉट बनता है, या इलेक्ट्रॉन गिरेगा या कोई पार्टिकल गिरता है तो वहां पर बीम बनती है, मतलब कह सकते हो छोटा सा स्पॉट बनता है, स्पार्किंग जैसा होता है, छोटा सा स्पॉट बनता है, तो उससे पता चलता है फ्लोरेसेंस है, ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू एक्सरेज, ठीक है, ये लुमिनस हो जाती हैं, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम एक्सरे ले पाते हैं। स्पेशली डिजाइन फॉर द पर्पज, जिस पर्पज के लिए हम उसे डिजाइन करते हैं। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्स रेज अगर किसी पर कोई भी फील्ड लगाने से डिफ्लेक्ट नहीं होती, इसका मतलब क्या है, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होती हैं। आगे क्या है, दे शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव एक्सेप्ट रिफ्रैक्शन, ध्यान रखना ये वेव की सारी प्रॉपर्टी को शो करती रिफ्रैक्शन को छोड़कर। तो रिफ्रैक्शन अगर नहीं शो करती तो क्या शो करती, ऑब्वियस सी बात है डिफ्रैक्शन शो करती। सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा कि यहां पर डिफ्रैक्शन शो किया जाता है, और डिफ्रैक्शन शो करते हैं तो सॉलिड की इंटरनल स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के काम में लिया जाता है, क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेक्स इक्वेशन आगे है उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखना है कि ये वेव की सारी प्रॉपर्टी शो करती है रिफ्रैक्शन को छोड़कर, रिफ्रैक्शन की जगह पर ये क्या शो करती है, डिफ्रैक्शन। व्हेन पास थ्रू अ क्रिस्टल विच बिहेव्स लाइक अ ग्रेटिंग, मतलब जिसमें लेयर दर लेयर बनी हो ऐसा कोई क्रिस्टल अगर होता है तो उससे जब पास करती है तो वहां पर डिफ्रैक्शन होता है। तो उससे हम इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे देख सकते हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक्स इक्वेशन, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो ध्यान रखना इसे, ठीक। आगे बात कर देते हैं एप्लीकेशन कहां कहां इसका यूज कर सकते हैं। तो साइंटिफिक एप्लीकेशन होता है द एक्स-रेज एट क्रिस्टल्स ओपन न्यू डायमीटर, ये सब पूरा लिखा है। क्रिस्टलोग्राफी होता है, वेरियस डिफ्रैक्शन पैटर्न आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग इंटीरियर कहां पर चला गया, ये देखो
यूज्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, द स्पेसिंग, ये तो अभी बात किया कि हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करने की बात करेंगे कि दो एटम के बीच में गैप कितना है, उनकी लेयर के बीच में प्रॉपर गैप कितना है, कितने एंगल पर आकर के वो गिरी, सबके बारे में बात किया जाएगा। तो वो कहां से हम लिखेंगे, ब्रेक्स लॉ से लिखेंगे। तो सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें इससे पता चलेगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या होता है, एक्सरेज कैन पेनिट्रेट थ्रू द वेरियस मटेरियल्स, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन मेटालिक स्ट्रक्चर। मेटालिक स्ट्रक्चर जैसे मान लो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हमें कोई चीज यूज करनी है, जैसे मान लीजिए किसी पुल के अंदर हमें कोई रॉड यूज करनी है, जैसे मतलब जिसको आयरन रॉड बोला जाता है, अगर वो यूज करनी है तो वो अच्छी है या नहीं है उनको चेक करना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बड़ी मशीनों में, रेलवे के अंदर, ट्रैक्स के अंदर, ब्रिजेस के अंदर हम देख सकते हैं इन एक्सरेज को डाल करके कि हाँ सब प्रॉपर है या नहीं है। X-rays are used to analyze the composition of alloy। alloy का कंपोजिशन बताने के काम में लिया जाता है, जिसको आपने 10th में पढ़ा होगा, आपने यहां पर मेटलर्जी में भी पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई भी ऐसी मेटल ले लो जो किसी और मेटल के साथ अपना एलॉय बनाती है तो उसमें कितना कितना % दोनों हैं, अगर सैंपल दे दिया जाए तो पता करना हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इन रेडियोथेरेपी में कैसे कॉज डैमेज ऑफ टिश्यूज ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर टिश्यू का डैमेज हो जाता है उसके बारे में बात करनी हो। सेल आयनाइज्ड एंड मसल्स आर ब्रोकन, मांसपेशियां अगर टूट जाती हैं तो क्या होता है उनको देखने के लिए इनका यूज किया जाता है। एक्स रेज डैमेज द मैलिगमेंट ग्रोथ, ठीक है, सच एज कैंसर एंड ट्यूमर्स विच आर डेंजरस टू द लाइफ when it is used to proper and controlled intensities। कह रहे हैं कि जो कैंसर्स होते हैं उनके अंदर जो उनके बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए काम में भी लिया जाता है, तो कह रहे हैं उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है, उनके जो मालिग्नेंट्स होते हैं उनको बढ़ने से रोक दिया जाता है, जिससे कि इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना कंट्रोल्ड इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर में गिरा दिए जिससे कि उस व्यक्ति को भी क्षति पहुंच सकती। तो ध्यान ये रखना है कि कंट्रोल इंटेंसिटीज, इसका मतलब क्या है, वीएफ की वैल्यू को हमें कंट्रोल रखना होगा। इंटेंसिटी कंट्रोल कौन करता है, वीएफ करता है, फिलामेंट का वोल्टेज करता है। आगे आओ, इन मेडिकल एंड सर्जरी, इसमें कुछ ज्यादा खास बताने लायक नहीं है, आप लोग पहले से जानते होंगे। एक्स-रेज आर एब्जॉर्ब मोर इन हैवी एलिमेंट्स देन द लाइटर वंस। कह रहे हैं कि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लाइटर में एब्जॉर्ब हो नहीं पाती। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोला जा रहा है सिंस बोन्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्ब मोर एक्स-रेज देन द सराउंडिंग टिश्यूज कंटेनिंग लाइट एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक, देयर शैडो इन is casted on the photographic plate, जिनकी शैडो फोटोग्राफिक प्लेट पर ली जाती है। so the cracks and fracture in bone can be easily located. Similarly in intestine, digestive system abnormalities, digestive system में, इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों के अंदर जो खराबी हो जाती है उसको देखने के लिए हम एक्सरेज का यूज करते हैं। उम्मीद है कि ये यूजेस जो हैं वो आपने ठीक से समझ लिए होंगे एक एक करके, और यहां पर जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो कैसे कंट्रोल की जाती है उनके बारे में यहां पर बातें हो गई। आगे बात कर लेते हैं, इधर आओ, कुछ क्वेश्चंस हैं। इधर कह रहे हैं एन एक्स-रे ट्यूब पेनिट्रेट्स एट, देखो यहां पर 20,000 वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लॉसेस 5% ऑफ इस काइनेटिक एनर्जी, अपनी काइनेटिक एनर्जी का 5% लॉस करता है। तो 5% अगर लॉस करता है तो इसका मतलब 20 है और ये 1000 है, ठीक है, 20,000 है। तो 20,000 का 5% देखो तो 5 डिवाइडेड बाई में ये बन जाएगा 100, 1212, तो कितना बन जाएगा, 5 दूने 10, 10 बन गया, और यहां पर 3 जीरो हो जाएंगे, इतना वोल्ट हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, तो इन्होंने बोला, देखो अभी जो क्वेश्चन किया गया था सेम वैसा ही है, काइनेटिक एनर्जी एंड एक्स-रेज फोटोन द फर्स्ट कोलिजन, ठीक है, फाइंड द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दिस फोटोन, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, तो इसके लिए लिखेंगे लैम्डा, लैम्डा क्या पूछा है, इन दिस फोटोन, ठीक है, तो निकाल लो। लैम्डा अगर लिखा जाए तो वो लिखा जा सकता है एंगस्ट्रॉम में, अगर हम लिखें तो वो लिखा जाएगा 12,400, डायरेक्ट रख दो, और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, 0000, और इसको लिख सकते हैं 12.4 या 1.24 नैनोमीटर। ये लैम्डा जो होगा वो नैनोमीटर में होगा, ये किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा, तो इन्होंने नैनोमीटर में पूछ रखा, इस तरह से लगा सकते हैं आप। तो 12,400 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं पहले से जैसे है। एक और क्वेश्चन है वो देखो, कह रहे हैं एन एक्स-रे ट्यूब ऑपरेट एट 20 kV,
20 किलो वोल्ट पर ऑपरेट करती। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द एनोड गिवन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड मास ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम स्पीड अब आखिर होगी कब, तो ये है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और v जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, v मैक्सिमम तब होगा जब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो, मैक्सिमम हो। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो पूरा का पूरा लॉस बन जाए। इसके बारे में अगली क्लास में भी हम बात करेंगे, जिसको बोला जाता है कट ऑफ वेवलेंथ। इन सब के बारे में कैसे बात की जाती है, कैसे कैसे एक्सचेंज होते हैं, सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जैसा इन्होंने कहा वो कर देते हैं। तो क्या होगा यहां से के ई मैक्सिमम या के ई जो होगा वो क्या होगा, यहां से एनर्जी हो जाएगी, और एनर्जी कितनी लिखी जाएगी, तो ई भी लिखी जाएगी। इन्होंने यही कहा है, ठीक है। तो ई की वैल्यू है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये बस ऐसे लिखा रहने दो, बाद में रख लेंगे, ये है, ठीक। अब इन्होंने कहा है फाइंड द मैक्सिमम, ठीक है, तो इसको बराबर कर देते हैं हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, पूरा का पूरा लॉस हम लोगों ने ले लिया ऐसा करके। तो यहां से v मैक्सिमम जो निकल के आएगा उसका फार्मूला बनेगा 2e वी ए डिवाइडेड बाय में बन जाएगा m, और इसका बनेगा स्क्वायर रूट। अब इसमें आप वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी रिजल्ट होगा मिल जाएगा। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 20,000, 1 2 3 4 20,000, डिवाइडेड बाय में मास कितना दिया गया है 9 इंटू 10 टू द पावर 31, वो भी माइनस का, ठीक है, यहां पर माइनस कर लेना। अब क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, तो आप बाहर निकाल लेंगे इसे। v मैक्सिमम की वैल्यू हम यहां से लिख देते हैं, कितनी निकल के आएगी, वैसे निकल तो जाएगा, यहां पर 0.4 जाएगा, या ऐसे लिख देते हैं, इसका पॉइंट हटाओ, पेन चेंज करो, पॉइंट हटाओ इसका, और यहां पर 0 बढ़ाओ, ठीक है। यहां पर बन जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया, और यहां पर बन जाएगा 2 और 2 का 2 बाहर निकाल लो, और 16 का 4 बाहर निकल जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3, ऊपर है 19, 3 हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13, ऊपर हो गया 13, और ये हो जाएगा प्लस का 31, और इसका अंडर रूट, तो 4 3 12, 3 3 चौक 12, ये ठीक है। डी कितना आ रहा है, एक्स रेज ठीक है, मैक्सिमम ये भी ठीक है। वी मैक्सिमम की वैल्यू यहां से कितनी बन जाएगी, तो ये बन जाएगा ऐसा, और कुछ रह तो नहीं गया, 2 क्यों वी ए डिवाइडेड बाई मैम, ये हो गया ई, वी हो गया 20,000 है, ठीक है, और 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहां से ये इतना आ गया, तो ये बनेगा ऐसा, और ये इंटू में क्या बन जाएगा, तो यहां पर बनेगा 8, और ये बन जाएगा यहां से 1, तो माइनस ने प्लस का बन जाएगा, और यहां बन जाएगा 10 टू द पावर, तो 9 बाहर चला आया, तो ये बन जाएगा 12/3 इंटू में 10 टू द पावर 9, ठीक है, इतना बनेगी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3 4, और ये बन जाएगा 10 टू द पावर 9, इतना बन जाएगा, और मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं इसका। इसके आगे आओ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर चेक कर लेना निकाल के, यही आएगा, ठीक। ये है वोल्टेज अप्लाइड टू एन एक्स-रे ट्यूब बीइंग इंक्रीज्ड, ठीक है, ठीक है, इंक्रीज कर दिया गया, वोल्टेज 1.5 गुना कर दिया गया। द शॉर्ट वेव लिमिट ऑफ एन एक्स-रे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शिफ्टेड बाय दिस, ये देखो इतने से शिफ्ट हो गई। फाइंड द इनिशियल वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब, तो मान लो इनिशियल वोल्टेज कितना दिया गया था, V दिया गया था, होगा। तो यहां पर आप कर सकते हैं, होमवर्क के तौर पर भी इसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 1.5 बढ़ाया गया, तो इतना बढ़ गया, तो मान लीजिए 1/λ1, या ऐसे बात कीजिए, E इज इक्वल टू क्या होता है, hc/λ होता है, ठीक है। द वोल्टेज अप्लाइड टू एन एक्स-रे ट्यूब बीइंग इंक्रीज दिस, ठीक है, द शॉर्ट वेव लिमिट ऑफ एक्स-रे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शिफ्टेड बाय दिस, तो ठीक है, कर सकते हो। तो इसको ऐसे लिख दो ना कि चेंज बताना हमें, तो 1 या ऐसे समझो hc/λ और माइनस hc/λ। तो पहले था कुछ, अब ज्यादा हो गया, तो देखो एनर्जी बढ़ी है, क्योंकि यहां पर
कहा है 1.5 टाइम्स कर दिया गया, तो एनर्जी बढ़ गई होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि E इंटू में V लिखा जाएगा, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इंटू में E, तो ये एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब वेवलेंथ कम हो गई होगी, तो वेवलेंथ कम हो गई तो ये हो गई फाइनल वेवलेंथ, वेवलेंथ कम, एनर्जी बढ़ गई, ये हो गई इनिशियल वेवलेंथ। और इसको अगर हम बात करें तो किसके बराबर कर सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज, तो यहां पर ये लिख सकते हैं E इंटू में डेल्टा V। ठीक है, तो डेल्टा V को क्या लिखा जा सकता है, यहां पर आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, V1 आपको पता नहीं है, V2 तो यहां पर आप लिखना होगा, तो लिख देना V2 इज इक्वल टू में 1.5 टाइम्स V1 है। अब यहां से आप इन दोनों को सॉल्व करके V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रह जाएगा, ये होमवर्क है, होमवर्क। ठीक, इसे ध्यान से कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास समझ में आई होगी। ज्यादा कुछ याद रखने लायक नहीं था, कुछ चीजें पढ़नी थी, कुछ चीजें याद रखनी थी, बेसिक इंफॉर्मेशन थी। बाकी की चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने सारे इफेक्ट भी पढ़ ली, एक्सरेज के बारे में बात कर ली, यहां पर इतने टॉपिक को हम लोगों ने आज कवर कर लिया। ठीक है, अगली क्लास में हम जितने बचे टॉपिक होंगे उन सबको कवर करेंगे, साथ में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबके बारे में भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास।